हेलो गाइज, हम बात करेंगे आज 2025 के क्वेश्चन बैंक की, जिसमें से पहले पाठ का इतिहास हम आज देखेंगे। सिर्फ बहुविकल्पीय बस जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और ये राजीव प्रकाशन की बुक है, मतलब क्वेश्चन बैंक है। ये आप देख सकते हैं 2025 NCERT पैटर्न। और 48 साल से इसका सब विद्यार्थी प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए निःशुल्क, मतलब जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनके लिए निःशुल्क रहेगा। और 5 वर्षों से फ्री अनसॉल्व्ड पेपर सहित, मतलब जो 500 वर्ष का पेपर दिए हैं उन बच्चों का पेपर इसमें सम्मिलित रहेगा, जिससे हम हल करने में आसानी रहेगा। पेपर में इसी तरीके का आएगा प्रश्न। हमें जरिए होता है, मतलब रास्ता बताने का जरिया होता है कि ऐसे ऐसे चलना है हमें। और 3 मॉडल पेपर्स हैं, 2 हल है, मतलब 2 हल करके दिया है क्वेश्चन बैंक वालों ने, और एक हल करना है हमें। इसमें OMR भी रहेगा। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का है। अब हम देखेंगे सिर्फ OMR का क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से शायद 28 या 30 होगा, कुछ प्रश्न होंगे। अब आइए देखते हैं। ये देखिए, भारत में समकालीन विश्व युद्ध इतिहास खंड एक घटना और प्रक्रिया। पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उदय नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, राष्ट्रवाद में उदय। अब हम बात करेंगे इसकी। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? आधारशिला किसने तैयार की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसने कहा जाता है? नेपोलियन या रूसो या दिदरो वोल्टेयर? तो इसमें तो रूसो कहा जाता है, तो हम रूसो पर क्लिक कर देंगे या लगा देंगे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखा था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेक या दिदरो ने? तो रूसो ने किया था, तो रूसो लगा देंगे। बहुत आसान पेपर आता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16 या लुई 14 या लुई 15? तो लुई 16 का शासन था। क्वेश्चन 5 देखेंगे। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो कृषक वर्ग की, कुलीन वर्ग की, माध्यम वर्ग की, मजदूर वर्ग की? तो माध्यम वर्ग की थी। क्वेश्चन 6 देखेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राजतंत्र, समाजवाद या प्रजातंत्र, अधिकार विभाजन? ये समाजवाद नहीं, जो समाजवाद पार्टी, ये नहीं, दूसरा समाजवाद था। तो इसमें अधिकार या विभाजन हम सही करेंगे। बिस्मार्क जर्मनी का शासक कब बना? 1848, 1856, 1860, 1862? तो हमारा ऑप्शन 1862 सही जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम इसको 9th में भी पढ़े हैं। इनकी बुक पढ़े थे। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का नाम मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा, मतलब प्रारंभ कभी, मतलब कब शुरू हुआ था ये तो नहीं दिया, लेकिन कब पूरा हुआ था? 1871, 1873, 1876 या 1879? तो 1871 था। क्वेश्चन 10। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788, 1789? ये देखो पेपर में पूछा हुआ है सब। 1789 या 1788, 1790, 1787? तो 1789 सही रहेगा।
यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था देखो 2020 2023 पूछा गया। गिरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मेजनी। तो इसमें मेजनी सही रहेगा क्योंकि उन्हीं ही को यंग इटली के संस्थापक कहा जाता है, उन्हीं ने नाम रखवाया था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था तो फ्रांस से था, भारत से था, जर्मनी से, इटली से। फ्रांस में ही हुआ था। क्वेश्चन 13 देखेंगे, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में जाता है? जोसेफ गेरिबाल्डी या ओटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम। तो जोसेफ गेरिबाल्डी को जाता है। पुनः जागरण काल युग का अभ्युदय किस देश को हुआ था? इटली देश को हुआ था। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप 2020 में पूछ चुका है तो हमारा घ नंबर सही रहेगा 16 नंबर। फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1815, 1830, 1848, 1871। तो 1848 से ही जाएगा। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। 17 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो फ्रांस से था। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रांस की बात की गई है। कुछ अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं आ रहा हो, अगर फ्रांस दिया गया हो तो फ्रांस आप लगा देंगे। छूटने से अच्छा तो लग ही जाए, कौन पता सही चला जाएगा। हम 18 नंबर देखेंगे, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनः स्थापना की गई थी? हैब्सबर्ग ने, आलिया ने, बूर्बो ने, जारशाही ने। तो हम बोर्बो लगा देंगे, बूर्बो सही है हमारा। किस देश द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन की संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अब हम इसमें देखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, या गेरिबाल्डी ने, मेजनी ने। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बिस्मार्क ने। रक्त और लौह हमें याद रहेगा आप सब लोग को, रक्त और लौह, बिस्मार्क। क्वेश्चन हम 21 देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? मुख्य भूमिका तो ओटो वन बिस्मार्क की थी। आप सब लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 22 हम देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। 1815 में हुआ था, वाटरलू के युद्ध में। ओटो ऑन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। अगर नेपोलियन पूछे तो फ्रांस बताएंगे, ओटो ऑन बिस्मार्क पूछेगा तो हम जर्मनी बताएंगे। निम्नलिखित में किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया? विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, या फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ? विलियम प्रथम को। हमारा का नंबर सही जाएगा। अब हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में असीमित राजतंत्र या सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो असीमित राजतंत्र था क्योंकि वहाँ पर गरीबों पर अत्याचार हो रहा था, इसीलिए 4 वर्ग में बटा था। कुछ याद आ रहा होगा आप सब लोग को। अब 26 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? या 2022 में पूछा गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो इसमें जर्मनी सही रहेगा। निम्नलिखित में यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तब, मतलब यह तब या तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस छींकता है और यूरोप में सर्दी जुकाम होता है। वाह भाई वाह। तो इसमें काबूल, बिस्मार्क, मेजनी, तो मेटरनिख ने कहा था। तो हम
28 नंबर देखेंगे, जोसेफ मैथ्यूनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था। मतलब जोसेफ मैथ्यूनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था। यंग इटली था, यंग फ्रांस था, यंग फरसा था या यंग जर्मनी था। तो यंग इटली था। अब हम देखेंगे 29 नंबर पे, इसमें 34 क्वेश्चन दिया गया है। 34 क्वेश्चन दिया गया है तो हम 29 से देखेंगे। जर्मन संस्कृत के बॉक्स जिस्ट का आशय था। 2022 सीडी में पूछा गया है। राष्ट्र, संविधान, आम जनता, सांसद। तो आम जनता था। ये देखो भाई फट गया, दूसरे की बुक भी थी, फट गया। अब क्या होगा हमारा। तो जिसभी मेजनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो हम इटली के एकीकरण से लगाएंगे क्योंकि उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी। तो यंग इटली का मतलब इटली की ही ये संबंध होगा। वियना संधि कब हुई थी। 1814 में, 1815 में, 1816 या 1817। जब वाटरलू के युद्ध में लुई 16 बोनापार्ट हारे हुए थे तभी वियना की संधि हुई थी। निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का आक्रोश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का आक्रोश नहीं होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों पर आक्रोश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का आस्था सत्ता पर अंकुश होता है। तो इस पे सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। तो हमारा डी गा नंबर सही जाएगा। 33 उदारवाद से क्या समझते हैं या क्या आशय है या क्या तात्पर्य है। आप सब लोग कंफ्यूज मत होइएगा या समझ में नहीं आएगा तो तात्पर्य मतलब आशय होता है, क्या है ये भी होता है। तो निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्तियों को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो व्यक्ति के स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता। तो हमारा ग सही जाएगा। आखिरी क्वेश्चन भाई लोग, आखिरी क्वेश्चन हम एक पार्ट का कर लेंगे। अगर ये हो गया तो हम करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया था या किया गया था। कैसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम या विलेम ऑटोन बिस्मार्क। कैसर विलियम प्रथम को बनाया गया था। हम ये कर चुके हैं। अब हम 34 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा एक पार्ट तैयार हो चुका होगा। मान लो 34 है तो कम से कम 20 या 25 तो याद ही होगा भाई लोग। हम आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अगले वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।